हेलो एवरीवन। V+U क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों अपने UGC नेट पॉलिटिकल साइंस जून 2025 की प्रिपरेशंस के लिए MCQ सीरीज़। तो हम थिंकर वाइज पढ़ेंगे और हम पॉलिटिकल साइंस और पेपर 1 को भी कवर करेंगे। तो आज हम पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में प्लेटो से स्टार्ट कर रहे हैं। जिसने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब और नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए आज हम सबसे पहले प्लेटो को पढ़ते हैं अपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंकर में से एक मानते हैं कि पूरी हमारे राजनीतिक विज्ञान जो है वो वेस्टर्न वो प्लेटो के ऊपर ही चलता है, यानी स्टार्टिंग प्लेटो से होती है। तो सबसे पहले बच्चे हम आपको बता दें कि प्लेटो के बारे में कुछ हम बेसिक्स सा देख लेते हैं, हल्का सा, कि आपको प्लेटो के बारे में जानकारी हो जाए। तो प्लेटो जो है वो 428 ईसा पूर्व एथेंस में इनका जन्म हुआ था। यूनान में एथेंस में जन्मे थे। और इनको इनका जो प्लेटो जो है वो इनका नाम नहीं था, रियल नेम नहीं था, वो इनकी उपाधि थी जो कि इनके गुरु सुकरात ने इनको दी थी। तो प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात थे। ये काफ़ी क्वेश्चंस होने वाले हैं इनके ऊपर कि सुकरात के ऊपर, क्योंकि प्लेटो की काफ़ी वर्क जो अपने गुरु के ऊपर है, सुकरात के ऊपर है। तो सुकरात इनके गुरु थे और इन्होंने ही प्लेट जो इनको थी ये उपाधि दी थी प्लेटो की। और प्लेटो का रियल नेम जो था वो एरिस्टोक्लिस था। प्लेटो का रियल नेम एरिस्टोक्लिस था बच्चों। और प्लेटो जो थे वो एक दार्शनिक थे, राजनीतिक दार्शनिक थे यूनान के। और इन्होंने एक आदर्श राज्य की कल्पना की थी, यानी इनका जो राज्य की सोच थी, जो इनके विचार थे राज्य के प्रति, वो काल्पनिक थे, वो संभव नहीं हो सकते थे कि वो हम लागू नहीं कर सकते थे। तो इनके जो एक आदर्श राज्य की जो इन्होंने कल्पना की थी, तो उस आदर्श राज्य को इन्होंने एक बहुत ही डिफाइंड वे में, यानी एक लिमिटेड उसमें रखा था। और उसकी पॉपुलेशन भी इन्होंने एक डिफाइंड रखी थी कि 5040 पीपल ही एक राज्य में होंगे। और प्लेटो जो है वो नारीवाद को बढ़ावा देते, वो ये नहीं कि वो नारीवादी नहीं थे, वो नारियों को दबाते थे, वो उनको बराबर का हक देते हैं। और सारी चीज़ों को वो जो है पूरे राज्य को तीन समाज को, यानी तीन वर्गों में डिवाइड करते हैं: शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। इसमें जो शासक और सैनिक वर्ग था, शासक और सैनिक वर्ग में यह विवाह को, संपत्ति को, निजी घर गृहस्थी जीवन को अवैध करते हैं कि ये इनके लिए लागू नहीं होगा। सिर्फ उत्पादक वर्ग के लिए ही इन चीज़ों की छूट थी कि वह घर संपत्ति और बच्चे पैदा या विवाह वगैरह कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शासक वर्ग और सैनिक वर्ग जो है वो कुछ अपने पर्सनल वो नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके लिए सिर्फ ये था कि अगर उनको बच्चे करने हैं तो राज्य ही, समाज ही उनके लिए उन स्त्रियों का चयन करेगा जिनसे उनके संबंध होंगे। और वो भी एक मापदंड होगा कि उसमें उसके अनुसार उन स्त्रियों का चयन होगा जिससे उनके संबंध होंगे, और उनसे जो बच्चे पैदा होंगे वह राज्य ही संभालेगा उन बच्चों को। और उनकी फिर अलग अलग स्टेज पे अलग अलग स्टडी होगी, और उनमें से जो बच्चे काबिल निकलेंगे वो राजा बनेंगे, जो टॉप मोस्ट होंगे, जो लोअर मिडिल में होंगे वो सैनिक बनेंगे, और जो बिल्कुल लोएस्ट में होंगे वो उत्पादक वर्ग में जाएंगे। तो ये आपको एक थोड़ा से ब्रीफ मोटा मोटा सा बता दिया प्लेटो के बारे में। तो आप प्लेटो के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो प्री वाई क्यू MCQs हैं वो कुछ करने की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहले क्वेश्चन से। और आप लोगों ने जितना भी अभी तक अगर पढ़ा है, आप जून 25 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी थ्योरी को जितना आपने पढ़ लिया काफ़ी है, लेकिन अब आप लोग MCQs प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा हो सके प्री वाई क्यू लगाइए, अच्छी अच्छी बुक फॉलो कीजिए और अच्छे अच्छे टीचर्स का कंटेंट। तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है, हो सकता है क्लास थोड़ी लंबी चली जाए, फिर भी हम कोशिश करेंगे शॉर्ट में जल्दी से जल्दी निपटाने की। ज़्यादा डिटेल नहीं देंगे क्वेश्चंस की, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर करेंगे MCQ प्रैक्टिस। आपकी एक टेस्ट सीरीज हो जाएगी कि आपको अभी तक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में प्लेटो के बारे में कितना पता है, ये सिर्फ प्लेटो के ऊपर होगी।
तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्लेटो द्वारा लिखित पुस्तक ओपोलॉजी एक संवाद है। निम्नलिखित में से इस संवाद में कौन से पात्र हैं? तो प्लेटो ने जो ओपोलॉजी जो बुक लिखी थी उसमें संवाद यानी किस किस के बीच में था। प्लेटो की जितनी भी बुक्स है ना वो संवाद शैली में है, कि वार्तालाप में है। जैसे मैं बोल रहा हूँ आप आंसर दोगे, आप बोल रहे हो मैं आंसर दूंगा, तो संवाद शैली में है। तो वो किस किस के बीच है? सुकरात और क्रीटो, सुकरात और पॉलीमार्कस, सुकरात और उसके अभियोक्ता। तो जो अपोलॉजी थी ये थी सुकरात और उसके अभियोक्ताओं के बीच में। तो आंसर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्लेटो से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सिद्धांत है जो प्लेटो से संबंधित नहीं है? नोएटिक मैन, आदर्श हाथ का सिद्धांत, आदर्श हाथ का सिद्धांत प्लेटो से संबंधित नहीं है। नोटिक मैन, द गोल्डन कोड ऑफ लॉ, द स्टेट एज एन आइडल, ये सभी प्लेटो से संबंधित है। तो आंसर भी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि रिपब्लिक इस कारण से एक आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता है कि यह एक रोमांस है, बल्कि प्लेटो चाहते हैं थे कि यह भलाई के विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत बनी। तो ये किसने कहा है बच्चों ये स्टेटमेंट? तो ये G.H. सेबाइन, डगनिंग, अर्नेस्ट वार्कर और एविस्टिन। तो ये कहा है डगनिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के निम्नलिखित मूल पाठों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ओपोलॉजी, रिपब्लिक, लॉज और दो स्टेटमेंट, ये जो इसकी बुक्स हैं इनको आपको आरोही क्रम में लगाना है। तो इसके लिए हो जाएगा सबसे पहले तो अपोलॉजी, फिर रिपब्लिक, फिर स्टेटमेंट और फिर लॉज। तो 1 2 4 3 आंसर ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना बच्चों। तो सही कथन इसमें देखते हैं, प्लेटो ने अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों पर अधिक बल दिया है। राइट है, कर्तव्यों पर अधिक बल दिया क्योंकि इसका मानना था कि व्यक्ति जो है उसके अंदर ही न्याय है, बाहरी न्याय नहीं होता, व्यक्ति के बाहर से कोई न्याय नहीं होता, न्याय आंतरिक होता है। जबकि इसके अगेंस्ट जो फांसीवादी थे वो मानते थे कि मनुष्य एक यानी मनुष्य जो है आप कह सकते हैं सेंसिटिव प्राणी है, काफी सेंसिटिव है। उसका सेकंड है, उसका आदर्श राज्य केवल एक विचार था न कि वास्तविक था। ये भी ठीक है। यह नारीवादी नहीं थे, नहीं ये गलत है। प्लेटो नारीवादी थे। उसने वर्ग राज्य की बात कही, नहीं उसने वर्ग राज्य की बात नहीं, उसने सबको एक समान उसमें वो किया। तो एक और दो जो है वो सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन एक, जब तक इस दुनिया के राजा और राजकुमारों में दार्शनिकता वाला स्वभाव और क्षमता नहीं होगी तब तक नगर राज्य को बुराइयों से मुक्त नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक बात है। सेकंड है, कहता है कारण है इसका, किसी राज्य में रिपब्लिक का उपदेश्य तभी परिपूर्ण होगा जब मानव जीवन का प्रतिनिधित्व न्याय और शुभ के विचार पर आधारित रहते हुए शासन किया जाए। ये भी बात भी ठीक कही है। तो अब इसमें देखते हैं कि क्या ए और आर दोनों तो ठीक है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। ये दोनों अलग बातें हैं लेकिन दोनों राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदात्त झूठ नोबल लाई शब्दावली किससे संबंधित है? तो उदात्त झूठ जो नोबल लाई है वो प्लेटो से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्लेटो की किस पुस्तक का महात्मा गांधी द्वारा गुजराती में सत्यवान के नाम से अनुवाद किया गया? तो महात्मा गांधी ने प्लेटो की कौन सी किताब थी इसका गुजराती में अनुवाद किया था? तो वो थी अपोलॉजी। नेक्स्ट है, प्लेटो से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले है काली पोलिश, प्लेटो ने प्लेटो की राजनीतिक दर्शन और स्वयं रिपब्लिक का केंद्र है। ठीक है। सेकंड है, कैलिपोलिस का अर्थ है अच्छा या अधिकतम खुश मानव समुदाय। तो ये बोथ आर राइट, दोनों ही ठीक हैं। तो इसमें हमारा हो जाएगा आंसर सी राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका संबंध प्लेटो के
दर्शन से है। तो प्लेटो के दर्शन से किसका संबंध है? धातुओं और धरती में जन्म हुए लोगों का मिथक गुफा का रूपक ये प्लेटो से है। श्रवणिक मध्यक प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन मैन नहीं। विभाजित रेखा का रूपक ये तो प्लेटो से है। तो 1, 2 और 3 ये हमारा राइट हो जाएगा, आंसर सी। नेक्स्ट है कथन शिक्षा एवं साम्यवाद प्लेटो के आदर्श राज्य के आधार स्तंभ हैं। ठीक है, ये बात तो ठीक है। प्लेटो के आदर्श शिक्षा प्लेटो ने अनिवार्य की थी, क्योंकि शिक्षा के ही आधार पर उसने जो है सैनिक और शासक वर्ग को विभाजित किया था, जो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेगा और पेपर को क्लियर करेगा। उसके बाद है शिक्षा का स्वरूप सकारात्मक है, क्योंकि यह व्यक्ति के चरित्र के निर्माण से संबंधित है। जबकि साम्यवाद का स्वरूप नकारात्मक है, क्योंकि यह अभिभावक वर्ग का पर नियंत्रण लगाता है। ये ठीक है, इसको सही डिफाइन कर रहा है। तो ए हमारा राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है प्लेटो के रिपब्लिक में प्रतिपादक न्याय के सिद्धांत के अनुसार न्याय का क्या अर्थ है? यानी प्लेटो में ये जो रिपब्लिक लिखी बुक है उसमें न्याय का क्या आधार है? तो सच बोलना और अपने ऋण की अदायगी करना, अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना, यह प्लेटो का इसमें न्याय था। कि प्लेटो का कहना यह था कि जो जिसका काम है केवल वही व्यक्ति अपने वही काम भी अगर पूर्ण करे तो वो न्याय ही है। नेक्स्ट है वस्तुतः समस्त समाजवादियों तथा साम्यवादियों की जड़ें प्लेटो में विद्यमान है। किसने कही है ये बात? यह टिप्पणी किसने कही है कि जो सभी समाजवादी और साम्यवादी की जड़ें प्लेटो में विद्यमान है? तो ये सीसी मैक्सी द्वारा यह टिप्पणी की गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट के आधार पर उत्तर दें। प्लेटो की रिपब्लिक न्याय से संबंधित है। ठीक है, न्याय से संबंधित है रिपब्लिक। प्लेटो श्रम विभाजन में विश्वास करते हैं। जी करेक्ट है। प्लेटो का मानना यही था कि जो जिस वर्ग का कार्य है वह वर्ग वही कार्य करेगा और उसी के लिए वह बनाया गया है, उसी को उसको वो स्टैंड करता है, यानी उस चीज के लिए करने के लिए। ये नहीं है कि कोई राजा अगर एग्जाम क्लियर करके बना है तो उसको हम कुछ और काम दे दें। प्लेटो कार्य विशेषकरण की अवधारणा देता है। प्लेटो के लेख डायलॉग संवाद के रूप में, हाँ प्लेटो की तकरीबन बुक्स जो हैं वो संवाद शैली में, चाहे आप द रिपब्लिक देखिए, द लॉज देखिए, द स्टेटमेंट, पेडो एपोलॉजी या टाइमस, सोक्रेटिस डायलॉग, सिम्फोसियम, तो काफ़ी बुक्स हैं जो प्लेटो की सारी संवाद शैली में है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट है प्लेटो की विचारधारा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमें असत्य देखना। आप लोग ये चीज़ जरूर ध्यान रखिए एग्जाम के टाइम पे, ऑनलाइन एग्जाम है आपका, आपको क्वेश्चन रीड आउट करने में, क्योंकि हिंदी इंग्लिश बोथ में आता है, तो आप ये जरूर ध्यान रखना कि जो कथन असत्य है या ना, नहीं, ऐसे हम जल्दबाजी में पूरा पढ़ते नहीं है क्वेश्चंस को, सिर्फ मोटा मोटा क्वेश्चन देखा और भागते आंसर की तरफ भागते टाइम को देखते हैं, क्योंकि पेपर 1 आपका लेंथी हो जाता है। तो देखिए इसमें असत्य कथन पूछा गया है प्लेटो के बारे में। तो कार्यों का विभाजन अभिव्यक्ति के अंतर पर निर्भर नहीं होता। नहीं भाई, होता है। यही है सत्य, पहला ही सत्य निकल गया। कार्यों का विभाजन अभिव्यक्ति के अंतर पर निर्भर होता है भाई। राज्य के व्यक्तियों का बृहद रूप मात्र माना जाता है। ठीक है। एथेंस की महिलाओं को राजनीति में भाग लेने की अनुमति थी, हाँ, क्योंकि वह नारीवाद को सपोर्ट करता था। राजनीति की अभिजनता और अक्षमता लोकतंत्र के कारण है। तो ये सारे ही सत्य हैं और ये आंसर ही हमारा असत्य है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथनों में से एक अभिकथन ए और दूसरे आर, ये पढ़ना स्टेटमेंट है। प्लेटो के लिए ज्ञान न तो प्रत्यक्ष ज्ञान है न ही राय है, ये उसने कथन कहा है कि प्लेटो के लिए ज्ञान न तो प्रत्यक्ष ज्ञान है न ही राय है। ठीक है। कारण है सही मत या राय ज्ञान है नहीं, नहीं, सही मत या ज्ञान राय नहीं हो सकता। तो इसमें हमारा ए सत्य हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आदर्श राज्य के विचार में प्लेटो ने बुभुक्षा बुभुक्षा शब्द का एपेटाइटी शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वर्ग के संदर्भ में किया है? एपेटाइट का।
तो एपेटाइट जो आदर्श राज्य के विचार थे प्लेटो के, उसमें एपेटाइट शब्द का प्रयोग जो था वो किस वर्ग के लिए किया गया था? सैनिक के लिए, शासक के लिए, उत्पादक के लिए? तो बुभुक्षा मतलब एपेटाइट लेना या इकट्ठा करना, संजोना, तो वो उत्पादक वर्ग के लिए था। सैनिक और शासक वर्ग के लिए तो उसने कुछ रखा ही नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत से संबंधित है? तो प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत से संबंधित है, यह सदाचार तथा सत्य की अनुभूति का एक साधन है। राइट। यह शारीरिक शिक्षा व मानसिक शिक्षा का साधन है। तो उसने दोनों शिक्षा कह दी, क्योंकि उसने सैनिक वर्ग भी इसी से तैयार करना था, तो शारीरिक और मानसिक जो कि उसने शासक वर्ग तैयार करना था, तो दोनों इसी से के साथ उसने कंपेयर की बनाए थे, यानी कि शिक्षा की जो प्रति थी वो दोनों इसी में। शिक्षा मानसिक विधियों का बाह्य निदान है? नहीं नहीं, शिक्षा मानसिक विधियों का मानसिक निदान है, ये ठीक है। क्योंकि उसने बोला था कि मनुष्य के अंदर ही न्याय है, मनुष्य के आंतरिक ही। वो स्पिरिचुअल बात कर रहा था प्लेटो। ये नहीं था कि वो बाहर से आपको अंदर प्रॉब्लम हो बाहर से उसका सॉल्यूशन ढूंढोगे। आपको अगर आपको किसी बात की चिंता है, कोई टेंशन है, तो आप अंदर ही अंदर उसका सॉल्यूशन ढूंढो। अगर राजा के ऊपर कोई संकट आया, कुछ बात है, तो उसको खुद की जो गहन विचार है उससे ही उसको ठीक करना पड़ेगा। तो 1, 2 और 4 जो है राइट हो जाएगा और 3 हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लेटो के परिवार तथा संपत्ति के संवाद के सिद्धांत की उत्पत्ति मुख्यतः किस नगर राज्य अनुभव से हुई थी? जो संपत्ति और साम्यवाद थे परिवार के, तो स्टेगिरा, स्पायर्स, एथेंस, स्पार्स से या वेनिस से? तो प्लेटो की संपत्ति उस पे स्पार्स से। नेक्स्ट है, प्लेटो ने अपनी किस कृति में अनंत वास्तविकता की प्रकृति का सिद्धांत विकसित किया और वास्तविक विषयों को स्पष्ट किया? तो किस उसमें किया था ये? तो यह प्लेटो ने किया था द रिपब्लिक में। तो वो नए के बाद क्या, पॉलिटिक्स लॉज, द टियामोस में। टियामोस में जो है वो अनंत वास्तविकता की प्रकृति के सिद्धांत को विकसित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन रचनाओं पर प्ले का प्रभाव पाया गया है? तो सर थॉमस मोर का यूटोपिया, कैंपानेली का सिटी ऑफ द सन, फ्रांसिस बेकन का न्यू न्यू अटलांटिक्स। तो उपरोक्त सभी आंसर ऑल राइट हो जाएंगे। सब पर प्लेटो का प्रभाव पाया गया। नेक्स्ट है, प्लेटो द्वारा चर्चित सद्गुण के 4 संगठनों का सही क्रम बताइए? तो न्याय, साहस, संयम और बुद्धि, जस्टिस, करेज और पेशेंस और विजडम। तो इसका सही जो प्लेटो के अनुसार था कि चारों घटक जो हैं वो किस तरह से, क्या क्या होना चाहिए, फर्स्ट में क्या होना चाहिए, सेकंड में क्या। तो सबसे पहले विजडम, फिर आता है पेशेंस, नहीं, सबसे पहले आता है विजडम, फिर आता है करेज, फिर आता है पेशेंस, फिर आता है न्याय। तो 4, 2, 3, 1 सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लेटो ने मानव मन की क्रियात्मकता का वर्णन किसके द्वारा किया है? तो प्लेटो ने जो मानव मन है, जो ह्यूमन, जो हमारी सोच है, जो हम वो करते हैं, तो उसका वर्णन किस प्रकार किया है? तो गुफा, एलोरी ऑफ केव, ये भी दिया उसने। ये होता है डिवाइड लाइन, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। तो इन सभी के द्वारा उसने मानव मन की क्रियात्मकता का वर्णन किया है। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिकथन सत्य है? तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत न्याय विधिक संकल्पना है, लीगल कॉन्सेप्ट है। अभिकथन सत्य है, ये तो नहीं, संकल्पना जो कल्पना जो उस पे है वो तो। फिर है, न्याय के लिए ग्रीक शब्द डिकायोजिन प्रयोग किया है, जो नीति प्रणात्य से समतुल्य है, ये राइट है, ये सत्य है। नेक्स्ट है, प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक इसलिए कहा जाता है, क्योंकि क्यों कहा जाता है प्लेटो को? उसने नगर राज्य के आदर्श को बताया था? नहीं, उसका सिद्धांत मनुष्य की यथावर्ती प्रकृति है पर आधारित न होकर
क्या करना चाहिए पर आधारित है। वह तथ्य तथा मूल्य की व्यवस्था को स्वीकार करता है। ये भी मूल्य को स्वीकार करता है। उसने अपने सिद्धांत को अच्छे विचार उच्च प्रयोजन पर आधारित किया है। इसका राइट आदर्शवादी सिद्धांत का जनक इसे कहा जाता है क्योंकि उसने अपने अच्छे विचार को उच्च प्रयोजन पर आधारित किया है। आंसर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है। तो प्लेटो के अनुसार क्या है, सापेक्ष अवधारणा, निरपेक्ष अवधारणा। तो निरपेक्ष अवधारणा को प्लेटो अपनाता है। नेक्स्ट है, किसने प्लेटो को सत्तावाद और सर्वाधिकारवाद का समर्थक माना है। तो किसने माना है प्लेटो को। तो बाकर और सेबाइन और डेनिंग ने, फास्टर और मैक्सी ने, और क्रॉसमैन और कार्ल पॉपर ने। तो कार्ल पॉपर जो है प्लेटो के सबसे बड़े आलोचकों में से एक थे। तो कार्समैन कार्समैन और कार्ल पॉपर ने इनको सर्वाधिकारवाद का समर्थक माना है। नेक्स्ट है, प्लेटो का साम्यवाद उसकी शिक्षा प्रणाली का पूरक उपकरण है। इस मत का प्रतिपादन किया। किसने किया इस मत का प्रतिपादन। फास्टर ने, नेटस्लिप ने इसका प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का विचार करते हुए सही कथन का चयन कीजिए। तो पहले प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य का निर्माण 3 चरणों में संपन्न हुआ माना है। ठीक है, ये 3 चरणों में ही माना था उसने। सेकंड है, प्लेटो के अनुसार राज्य का तथा व्यक्ति पर्यायवाची शब्द है। यानी राज्य और व्यक्ति एक दूसरे के, यानी उसने ये भी कहा था प्लेटो ने कि राज्य जो है व्यक्ति का बाह्य रूप है, यानी एक दूसरे के विपरीत ही है। अगर राज्य अंदर है तो व्यक्ति बाहर है तो राज्य अंदर, तो उसका पर्यायवाची शब्द हो गया। तो ये कथन एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट है, प्लेटो के चिंतन के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत कथन को पृथक कीजिए, यानी गलत है जो। तो रिपब्लिक डायकोजिन पर आधारित है। प्लेटो ने राज्य के जैविक रूप का प्रतिपादन किया है, ये भी ठीक है, असंगत नहीं है। प्लेटो ने ज्ञान को सापेक्ष व परिवर्तनीय माना नहीं, परिवर्तनीय नहीं माना है उसने। सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। पहले कार्य विशिष्टीकरण, वर्क स्पेसिफिकेशन, ये प्लेटो करते हैं। हस्तक्षेप का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इंटरफेरेंस का सिद्धांत नहीं देते प्लेटो भाई, इसके उसमें नहीं त्रुटि है। बाकी तो सत्यावक एकता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ ओरिजिन स्टेट का, प्रिंसिपल ऑफ लेजिलेस फेयर का, ये सभी करते हैं। लेकिन हस्तक्षेप का सिद्धांत प्लेटो नहीं, अहस्तक्षेप का सिद्धांत करते प्लेटो। नेक्स्ट है, इसमें भी असंगत युग्म जोड़े को पहचानना है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं प्लेटो के ऊपर। पहले है, प्लेटो ने के न्याय के विचार में सर्वाधिकार राज्य के बीच छुपे हुए। कार्ल पॉपर ने इसकी आलोचना की, राइट है। अभी पीछे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा था ये कि सर्वाधिकार जो माना है वो कार्ल पॉपर ने माना था, क्रॉसमैन और कार्ल पॉपर ने। रिपब्लिक शिक्षा संबंधी सर्वश्रेष्ठ कीर्ति है, रूसो ने बोला, राइट है, ये सही बोला था। फिर प्लेटो के राज्य का प्रमुख कार्य शिक्षण, पेडागोजिक है, डगनिंग ने बोला, ठीक है। प्लेटो का सामाजिक न्याय वास्तुकला शिल्पकला है, सेबाइन नहीं, ये सेबाइन ने नहीं बोला, ये गलत जोड़ा है। तो आंसर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लेटो के दर्शन विचार प्रगति पर असंगत कथन है। अरस्तु के विपरीत प्लेटो ने निगमनात्मक पद्धति का सहारा लिया, ठीक। प्लेटो मानकीय राजनीतिक सिद्धांत का प्रेरणात्मक है। प्लेटो ने राजनीतिक दर्शन को विज्ञान बनाने के लिए गणित व तर्क के अध्ययन पर बल दिया, नहीं नहीं नहीं, गणित व उस पर ज्यादा बल नहीं दिया था प्लेटो ने, ऐसा प्लेटो को नहीं। प्लेटो का एक अलग स्टडी मटेरियल था कि प्लेटो हर चीज में से बच्चों को निकालना चाहता था कि इस एज के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना। प्लेटो तो बल्कि संगीत और कला के प्रति भी काफी वो था। नेक्स्ट है, गलत मिलान को ढूंढना है। पुस्तक और उनके विषय दिए गए हैं। तो रिपब्लिक जो है वो न्याय से है, सिम्फोसिस प्रेम और सौंदर्य से, लॉज शासी प्रसिद्ध से है, स्टेटमेंट आदर्श शासन व साम्यवाद नहीं, स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, द स्टेटमेंट।
बाकी सारी ठीक है। नेक्स्ट है, प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध कृति रिपब्लिकन में किस प्रकार के राज्य को सुअरों की नगरी कहा है? तो किस प्रकार के राज्य को कहा है? तो वो हेल्थी स्वस्थ राज्य को कहा है। नेक्स्ट है, प्लेटो के दर्शन व साहित्य से संबंधित शब्दावली नहीं है। तो गुफा का दृष्टांत, एलोरी ऑफ केव, ये तो प्लेटो ने दिया है। नोबल लाई भी दिया है। शेडो परछाई भी दिया है एलोरी ऑफ केव में ही। हैचरी ऑफ एंड्स प्लेटो के द्वारा नहीं है। तो आंसर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लेटो द्वारा रिपब्लिक में वर्णित आदर्श राज्य की विशेषता में से बेमेल वाक्य है। आदर्श राज्य से जो उसने आदर्श राज्य की व्याख्या की, उसे बेमेल वाक्य क्या है? यह आंतरिक राज्य होगा जो दार्शनिक राजा द्वारा शासित होगा। नहीं नहीं नहीं, यही सबसे पहले ही बेमेल वाक्य निकल गया है। यह कोई आंतरिक राज्य नहीं होगा। नेक्स्ट है, सही वाक्यांश को चयन कीजिए। प्लेटो स्त्री व पुरुषों के लिए समान शिक्षा व्यवस्था का प्रवर्तक था। राइट, प्लेटो तो सबको शिक्षा देने की सोच थी उसकी। उसने स्पार्टा से सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ दार्शनिक शिक्षा भी उधार ली थी। नहीं नहीं, स्पार्टा से नहीं ली उसने। प्लेटो ने यूरोप के प्रथम विश्वविद्यालय के रूप में अकादमी की स्थापना की। ये ठीक है। प्लेटो ने जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की उसका नाम अकादमी था। प्लेटो व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए मानसिक शिक्षा के साथ साथ शारीरिक शिक्षा पर प्रतिकार था। ये बात ठीक है कि वह चाहता था कि जो सैनिक वर्ग है वो भी इसी से निकले और शासक वर्ग भी इसी से निकले। तो वो मानसिक और जो शारीरिक है दोनों शिक्षाओं पर बराबर जोर देता था। तो हमारा आंसर 1, 3 और 4 राइट है। आंसर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्याय से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो न्याय से संबंधित क्या था? न्याय का श्रम विभाजन, वर्क डिविडेंट व कार्य विशेषीकरण सिद्धांत प्लेटो का। ठीक है। न्याय जो है शक्तिशाली का हित है, अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस। पॉलीमार्कस नहीं, पॉलीमार्कस ये नहीं कहा है। न्याय कमजोर की आवश्यकता है, ग्लूकोन। ठीक है। न्याय का तात्पर्य है सत्य बोलना व उसे ऋण का भुगतान करना, सेफेलस। तो 1, 3 और 4 जो है ये ठीक है और जो 2 है वो गलत है। नेक्स्ट है, कथन 1 है, प्लेटो का न्याय कर्तव्य पर आधारित है। ठीक है। व्यक्ति अपने दायित्वों का संपादन कानून के डर से न करके कर्तव्य पालन के कारण करे। यह इसका बिल्कुल राइट व्याख्या है, क्योंकि प्लेटो का मानना यह था कि आदमी को डर या किसी दबाव में या कानून के तहत कार्य नहीं करना है। वह अपने कर्तव्य को ही न्याय समझेगी। जो उसका कार्य, जो जिस विशेष वर्ग से वो है, वह उसको ही परिपूर्ण अच्छी तरीके से करे, वही न्याय है। नेक्स्ट है, यानी कि आप समझ सकते हैं अपनी नॉर्मल भाषा में कि आप जिस जॉब पे जिस जगह लगे, कल को आप नेट क्लियर करके असिस्टेंट प्रोफेसर लगते हैं, तो जिस चीज़ की आप सैलरी ले रहे हो, जिस पोस्ट पे आप लगे हो, आप उसी कार्य को अच्छे तरीके से कीजिए। ये नहीं है कि आप इधर उधर और दाएं बाएं कुछ और कार्य करते घूमें। तो नेक्स्ट है, प्लेटो को सत्तावाद और सर्वाधिकार का समर्थक माना जाता है। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक शासक कानून से बंधे होंगे तथा उनका आदेश देश के कानून के अनुसार होगा। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। कानून से तो बंधे नहीं होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ठीक है और आर गलत है। आंसर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्लेटो ने सुकरात से ग्रहण नहीं किया है? प्लेटो ने जो सुकरात से नहीं लिया है, तो सद्गुण की ही ज्ञान है, ये तो सुकरात से ही लिया है। साम्यवाद का सिद्धांत जो है प्लेटो ने सुकरात से नहीं ग्रहण किया है। नेक्स्ट है, सही मिलान करना है। ये उनके बुक्स और वो हैं। सोफिस्ट जो हैं सत्य की अपेक्षा व मानववाद में समर्थक हैं। मैग्नीशियस है, प्लेटो की द स्टेटमेंट में वर्ण आदर्श राज्य नहीं, मैग्नीशियस नहीं है।
का फिलोसफर प्लेटो की रिपब्लिक से वर्णित सुंदर नगर है। पोलिटियास रिपब्लिक का ग्रीक पर यह शब्द है, ये ठीक है, आंसर भी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है असत्य कथन का चयन करना है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत उसके आकार का प्रत्येक के सिद्धांत को आधार मानकर वर्णित किया गया है। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत था, डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म्स, को आधार मानकर ही वर्णित किया गया है। फिर है सहायक वर्ग प्लेटो के आदर्श राज्य में पुरही कुत्तों वॉचडॉग की तरह जनहित में सगज रहता है। जिस राज्य के शासक शासन करने में सर्वदा अनिच्छुक हो वहां पर का शासन सदैव सर्वोत्तम होता है। प्लेटो का न्याय एक सार्वभौमिक नैतिक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह सापेक्ष व व्यक्तिगत अवधारणा है। तो असत्य कथन इसमें से हो जाएगा, प्लेटो का न्याय सार्वभौमिक नैतिक अवधारणा नहीं। नेक्स्ट है प्लेटो के सिद्धांत का पर विचार कीजिए। आकार प्रत्यय के सिद्धांत पर विचार करना है। विशेष सामान्य का प्रतिबिंब मात्र है। ठीक है, विशेष जो है सामान्य का प्रतिबिंब मात्र है। प्रत्यय समूचे संसार का मूल तत्व है, यथार्थ प्रत्ययों की परछाई मात्र है। ये था एलोरी ऑफ केव, यानी जो गुफा का सिद्धांत था उससे है बच्चों। थर्ड है ज्ञान व राय धारणा या विश्वास नहीं बल्कि वास्तविकता नहीं, ये उसमें गलत हो जाएगा। हमारा क्या होगा फिर, गलत ही ढूंढ लीजिए आप पहले, इन कैसे क्वेश्चनों में आप सबसे पहले गलत ढूंढिए। ज्ञान विचार को बदल सकता है, इससे प्राप्त किया जा सकता है, इस प्रकार का ज्ञान व सद्गुण प्राप्त है, ये ठीक है। तो 1, 2 और 4 हमारा राइट हो जाएगा आंसर भी। नेक्स्ट है पश्चिमी चिंतन या तो प्लेटोवादी रहा है या प्लेटो विरोधी, लेकिन शायद ही कभी गैर प्लेटोवादी रहा हो। यह कथन किसका है? यानी जो वेस्टर्न पॉलिटिक्स है, या तो प्लेटो की तरह ही रही, जो प्लेटो के विचार थे, या प्लेटो के खिलाफ रही है बिल्कुल, यानी लेकिन ये नहीं हुआ कि गैर प्लेटो का जिक्र ही ना हो, या प्लेटो से संबंधित प्लेटो के जो विचार हैं उनके हिसाब से कुछ ना हुआ हो। तो ये कॉल पॉपर ने कहा है, कॉल पॉपर ने कहा है। नेक्स्ट है प्लेटो द्वारा वर्णित संरक्षण वर्ग गार्जियन में शामिल है। तो प्लेटो द्वारा संरक्षित वर्ग में शामिल कौन कौन है? शासक और सैनिक वर्ग, जो संरक्षक वर्ग है, संरक्षण करते हैं। नेक्स्ट है प्लेटो के न्याय सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन है। तो असंगत कथन को निकालना है। उपरोक्त प्रावधान उपयुक्त सुरक्षा व उपयुक्त नेतृत्व, ये तो सत्य है। एक व्यक्ति एक कर्तव्य एक वर्ग एक कार्य के रूप में न्याय, ये भी ठीक है। फिर है न्याय प्रत्येक व्यक्ति को वह देने में है जो उसके लिए उपयुक्त नहीं, ये नहीं, ये संगत है। ये प्लेटो ऐसे कभी नहीं कहते कि सबको वो ही दो दो जिसको चाहिए। फिर है किस भारतीय विचारक ने प्लेटो के सामाजिक वर्गीकरण व सामाजिक श्रेणीबद्धता की आलोचना की है? तो कौन से इंडियन थे वो? तो वो थे अम्बेडकर। अम्बेडकर ने प्लेटो के सामाजिक वर्गीकरण व सामाजिक श्रेणीबद्धता की, क्योंकि प्लेटो और अम्बेडकर के काफी अलग विचार थे। अम्बेडकर कहते थे कि सबको भाई इक्विवेलेंट का मौका मिले, सबको बराबर का दर्जा दिया जाना चाहिए, स्टडी का भी, जॉब्स का भी। ये ना हो कि गरीब तबके को दबा दिया जाए और उन्हें वहां तक पहुंचने में संघर्ष ज्यादा करना पड़े। लेकिन प्लेटो का मानना था कि जो जिस स्टेज पे जो टेस्ट क्लियर करेगा, जो जिस वर्ग में है, वो उसी में रहेगा। नेक्स्ट है राज्य के बारे में यह किसने कहा कि राज्य का निर्माण ओक व सहतूत के वृक्ष से नहीं बल्कि उसमें रहने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होता है। यानी राज्य जो है वो पेड़ पौधों से नहीं बल्कि जो उसमें आदमी रहते हैं, व्यक्ति रहते हैं, उनके चरित्र से होता है। ये स्टेटमेंट किसने की थी? तो ये एरिस्टोटलीज ने कहा था। नेक्स्ट है बी फॉरेस्ट ने प्लेटो के आदर्श राज्य के संदर्भ में तर्क बुद्धि की प्रभुसत्ता का सिद्धांत दिया है, जिसका तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है बी फॉरेस्टर के द्वारा दिया गया तर्क बुद्धि के सिद्धांत में? तो उसने बच्चों बोला है दार्शनिक शासक की अबाध सत्ता। आंसर ये हमारा राइट हो जाएगा, दार्शनिक शासक की अबाध सत्ता। नेक्स्ट है प्लेटो की स्त्री व पुरुष की शिक्षा व शासन कार्यों में समान भागीदारी मान्यता किससे प्रभावित है? यानी किससे प्रभावित है जो प्लेटो एक स्त्रियों को उनके साथ, ये पहली फेमिनिस्ट भी बोला जाता है प्लेटो को, जो पहला नारीवाद जो प्लेटो ही है।
तो ये पाइथागोरस की मान्यता थी। आंसर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लेटो का प्रशंसक नहीं है। तो इनमें से कौन जो है प्लेटो का प्रशंसक नहीं है दिए गए उनमें से? तो आर्निविस्ट है, लेविन्स है, जॉन वाइल्ड है, टाइन भी नहीं है। आंसर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह किसने कहा है? प्लेटो का आदर्श राज्य तर्कपूर्ण रूप से सामान्य व्यक्तियों को लोकतंत्र नहीं है, बल्कि सुसंस्कृत लोगों के आनुवांशिक वर्ग का कुलीन तंत्र है, जो पितर संमत उदारता से मेहनतकाश लोगों के लिए प्रति उत्तरदारता प्रकट करते हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट आती है बच्चों, थोड़ा ध्यान से और टाइम को यूज करके थोड़ा पढ़ो, प्री वाई क्यू लगाओ, एमसीक्यू लगाओ, आपको टाइम लिमिट का पता चले कि कितना टाइम है आपके पास, कितने क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। तो ये बोला था क्रॉसमैन ने। नेक्स्ट है, किस विचारक ने अपनी कृति हिस्टोरिकल इनएवेलेबिलिटी 1954 में कार्ल पॉपर की तर्ज पर प्लेटो के इतिहासवाद की आलोचना कर उसे इच्छा की स्वतंत्रता, बहुलवाद व लोकतंत्र का विरोधी बताया है? प्लूटो का मानना था कि राज्य लोकतांत्रिक नहीं होना चाहिए, लोग तो पता नहीं किसको क्या चुन लेते हैं, तो उसके लोकतांत्रिक का विरोधी बोला गया है। तो ये किसने बताया था? इजाज बर्लिन ने। नेक्स्ट है, कोल पॉपर द्वारा दी गई प्लेटो की आलोचना का आधार नहीं है। तो कोल पॉपर द्वारा दी गई प्लेटो की आलोचना का अधिकार आधार नहीं है बच्चों। प्लेटो का आदर्श राज्य एक बंद प्रणाली है। ठीक है, ये तो है। प्लेटो व्यक्ति विरोधी था, जनतंत्र विरोधी था, जिसके उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन को रोकना था। ये भी कोल पॉपर ने बोला है, ये तो आधार था। फिर प्लेटो ने उन्मूलन परिवर्तन की बजाय धीमे व खंडस परिवर्तनों का समर्थन किया। नहीं, ये कोल पॉपर की आलोचना का आधार नहीं था। उसने तो सिर्फ ये लोकतंत्र और जो प्लेटो का एकात्म मूलाधिकारवाद था इसके खिलाफ आलोचना की थी। नेक्स्ट है, प्लेटो के परिवार में के साम्यवाद की आलोचना करते हुए ये किसने कहा कि प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा उसका छोटा ही भाई होना अधिक अच्छा है? यह आलोचना किसने की थी? आपको काफी स्टेटमेंट ऐसी मिलेंगी। आपको ये नहीं कि आप सिर्फ राइटर को पढ़ो, उसके आलोचकों को भी पढ़ो, उनकी जो मेन मेन उन्होंने आलोचना की, जो उनकी स्टेटमेंट दी उनके प्रति, वो काफी पढ़नी पड़ेंगी आप लोगों को। नेट इतना इजी भी नहीं है जितना इजी आप उसको लेके चल रहे हो। आप स्टैंड प्रोफेसर लगने वाले हो, आप बच्चों को पढ़ाओगे तो बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है। तो काफी नॉलेज आपको चाहिए, ऐसी बात नहीं कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाओगे आपका एग्जाम निकल जाएगा। आपको थोड़ा सा डीप स्टडी भी करनी पड़ेगी, हल्की सी। तो ये अरस्तु ने बोला था। प्लेटो के बाद ही अरस्तु हुए हैं। और जैसे कि प्लेटो जो है सुकरात के बिल्कुल विपरीत थे, ऐसे ही अरस्तु प्लेटो के बिल्कुल विपरीत थे। वह उसके शिष्य जरूर थे, लेकिन उनकी आलोचना भी करते थे कि उनके द्वारा जो दी गई बातें थी वो उसके पूरी तरह समर्थन में नहीं थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विचारक इस कथन के साथ समीकृत किया जाता है कि उसने तापस साम्यवाद को उद्देश्य इच्छा के उद्देश्य से दूर जाना है? तो ये अभी जून पिछले साल 2 साल पहले आया है 2023 में। तो ये बोला है बच्चों प्लेटो ने। नेक्स्ट है, प्लेटो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो एक, विचार निरपेक्ष व शाश्वत होते हैं। ठीक है। विचार सभी चीजों के सार होते हैं। विचार भौतिक वस्तुओं के प्रतिबिंब होते हैं। विचार सार्वभौमिक होते हैं। तो विचार भौतिक वस्तुओं के प्रतिबिंब नहीं होते, यानी जो फिजिकल चीज है उनकी जो शेडो हो वो विचार नहीं होता। विचार सार्वभौमिक होते हैं, यानी कि सभी के ऊपर वो होते हैं। विचार सभी चीजों के सार होते हैं। आप कुछ भी कार्य कीजिए तो सबसे पहले आपको उसकी कल्पना करनी पड़ेगी। आप अगर अपनी थीसिस भी लिखेंगे या कुछ भी करेंगे तो आपको पहले उसकी हाइपोथेसिस देखनी पड़ेगी, कल्पना करनी पड़ेगी उसके बारे में। विचार निरपेक्ष व शाश्वत होते हैं। तो विचार भौतिक प्रतिबिंब नहीं होते, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, जब तक दार्शनिक राजा नहीं बन जाते हैं अथवा इस विषय में के राजाओं तथा राजकुमारों के दर्शन की भावना तथा शक्ति नहीं आ जाती है, तब तक नगर राज्यों को उनकी बुराइयों से मुक्ति नहीं मिलेगी। यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन कहा प्लेटो ने। ये प्लेटो है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, प्लेटो। नेक्स्ट है,
कौन राज्य को गुणों की साझेदारी मान्यता है? शेयरिंग ऑफ वर्च्यूज जो है कौन कहता है राज्य को? तो प्लेटो कहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्लेटो को सर्वाधिकारवादी विचार नहीं मानता है? सर्वाधिकारवादी, तो सर्वाधिकारवादी कॉल पॉपर नहीं मानता है उनको। नेक्स्ट है, प्लेटो के विचारों से असंगत कथन क्या है? तो प्लेटो के विचारों में असंगत कथन है, शासन कला सीखी नहीं जा सकती, राइट। ये असंगत है क्योंकि प्लेटो तो खुद सिखाता है, वो तो एकेडमी में दाखला देता है, बच्चों को एक स्टेज देता है, पढ़ाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्लेटो के चिंतन से संबंधित है? तो प्लेटो के चिंतन से संबंधित है प्रबुद्ध निरंकुशता, निरंकुशता। तो आंसर ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली प्लेटो से संबंधित नहीं है? तो भीतरी आंख, इनर आइज तो है, क्वाड्रिलेटरल कॉजेज तो ये नहीं है, क्वाड्रिलेटरल कॉजेज संबंधित। नोबल लाई भी है, गुफा का सिद्धांत भी है, लेकिन चतुष्कोणीय कारण नहीं है। नेक्स्ट है, प्लेटो द्वारा परिवार व स्त्री के साम्यवाद के समर्थक का वास्तविक आधार नहीं है। तो क्या नहीं है? यह नगर राज्य में एकता को बढ़ाता है। आधार पूछा इसने, शासक वर्ग की आपसी कलह को रोकता है, ठीक है। यह व्यक्तिवाद व गुटबाजी की बजाय सहयोग व समता को बढ़ाता है, ये भी ठीक है। यह स्त्रियों को भोग की वस्तु बना उसकी गरिमा का हनन करता, नहीं, ये नहीं है। ऐसा प्लेटो ने कभी नहीं कहा कि उसको बस सिर्फ वो भोग की वस्तु है या उसकी वो करता है। प्लेटो तो इक्विवेलेंट का दर्जा देता है, वो तो बेस्ट से बेस्ट स्त्री और बेस्ट से बेस्ट मेल का मीटिंग करवा के उनसे एक अच्छे नस्ल को निकालता है कि भाई राजा बने, अच्छे दिमागदार बच्चे पैदा हों, अच्छे ताकतवर। फिर है, सद्गुण ही ज्ञान है, यह विचार निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं में सर्वव्यापक रूप से पाया जाता है कि सद्गुण ही ज्ञान है? तो यह द रिपब्लिक में पाया जाता है। नेक्स्ट है, प्लेटो की कौन सी पुस्तक एक ही समय में एक विश्वविद्यालय, एक परिवार, एक चर्च या का प्रतिनिधित्व करती है? तो कौन सी बुक है जो करती है? तो वो रिपब्लिक करती है। नेक्स्ट है, किस विचारक के अनुसार प्लेटो द्वारा प्रतिपादित न्याय में सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत दोनों ही सद्गुण जो राज्यों तथा उसके सदस्यों के सर्वोत्तम कल्याण को परिलक्षित करते हैं? तो किसके हैं? सेबाइन, मैक्सी, डनिंग या बार्कर? तो यह करते हैं सेबाइन के। नेक्स्ट है, प्लेटो के मुख्य रूप से आलोचना की है? तो प्लेटो की मुख्य रूप से आलोचना जो है किसने की है? तो वो पाइथागोरस की लैंगिक समानता की नहीं, प्लेटो ने की है सोफिस्ट की व्यक्तिवाद विचारों की। प्लेटो ने सोफिस्ट की व्यक्तिवाद विचारों की आलोचना की है। नेक्स्ट है, राज्य अपने आप में एक साध्य है, यह विचार प्रस्तुत किया है? तो राज्य अपने आप में एक साध्य है, यह विचार जो है समाजवादियों ने नहीं, फेबियंस ने, मार्क्स ने, ये यूनानी विचारकों ने किया है कि राज्य जो है वो अपने आप में एक साध्य है कि हर चीज जो है राज्य अपने आप से ही इंटरनल पूरी कर सकता है, वह किसी और बाह्य चीज पर बाध्य नहीं होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्लेटो की किस कृति में सुकरात के मुकदमे का काल्पनिक और व्यंग्यात्मक वर्णन है? तो किसमें है काल्पनिक और व्यंग्यात्मक? तो मुकदमे का जो क्रीटो में है, क्रीटो में जो है प्लेटो सुकरात पर दिए जो भी विष के दिया था उसके दौरान जो भी केस चला था वो करता है उस पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस न्याय सिद्धांत को न्याय का रचना प्रकल्प मूलक सिद्धांत कहा गया है? तो कहा गया है प्लेटो को न्याय का रचना प्रकल्प मूलक सिद्धांत। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों में से कारण और वो बताना है। प्लेटो और अरस्तु इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सके कि उनके समाज में राजनीतिक सत्ता सोफिस्टों द्वारा शुरू की गई एक मजबूत व्यक्तिवादी दार्शनिक आंदोलन द्वारा कमजोर की गई थी, ये राइट है। सोफिस्ट दार्शनिक मौजूदा व्यवस्था की न्याय संहिता को स्वीकार नहीं कर सके,
उन्हें मनुष्य को सभी चीज़ों का मापदंड माना है। दोनों चीज़ें ठीक है, लेकिन जो आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। बात दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों राइट हैं, तो बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लेटो से संबंधित निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े। कथन एक में कहा गया है, न्याय, ज्ञान और राय अन्ययन है। फिर है, सद्गुणों के दो रूप हैं, ठीक है। पारंपरिक नैतिकता पर आधारित सद्गुण जो समाज और स्थान के अनुसार बदलते हैं। नहीं, समाज और स्थान के अनुसार न्याय नहीं बदलता, सद्गुण नहीं बदलते। ज्ञान पर आधारित सद्गुण जो शाश्वत है, ठीक है। तो कथन दो केवल ठीक है, एक गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने यह बताया कि प्लेटो ने व्यक्ति को विकल्प की स्वतंत्रता नहीं दी, जो कि एक अविभाज्य मानव अधिकार था। ये किसने बताई ये बात? तो ये इजाया बर्लिन ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने सामाजिक शुभ को इस तरह से परिभाषित करने के लिए प्लेटो की आलोचना की, जो साम्यवादी रूप से लौह आवरण प्रणाली के मिलती जुलती है? तो यह किसने वो किया बच्चों? तो यह किया वारेन फिटे ने। नेक्स्ट है, किसने कहा गणतंत्र की सुंदरता यह है कि गणतंत्र केवल एक राजनीतिक सोपानलोक ही नहीं बल्कि साथ ही एक दार्शनिक सोपानलोक भी है? ये किसने कहा? अभी अब गणतंत्र एक जो है राजनीतिक न होकर बल्कि एक दार्शनिक सोपानलोक भी है, तो यह लियो स्टार्स ने कहा है। नेक्स्ट है, रिपब्लिक में गुफा के रूपक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर गलत है? जो एलोरी ऑफ केव गुफा वाली जो सिद्धांत है उसमें, तो कौन सा गलत है इसमें से? दार्शनिक को लोगों द्वारा नहीं चुना चाहिए, ठीक है। तो दार्शनिक को लोगों द्वारा ही चुनना चाहिए, वो तो ये कहता है, तो ये गलत है। शिक्षित होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, जनता के पास नहीं लौटना चाहिए, ये भी गलत है। तो एक और तीन जो है ये गलत है, बाकी ठीक है। प्लेटो के विचारक अवधारणा यथार्थ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? यथार्थ के बारे में बताना बच्चों। वह ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ निकलता है। हम किसी अवधारणा को उसकी आवश्यक और पर्याप्त शर्तों के साथ ठीक से परिभाषित कर सकते हैं। इसका संदर्भ वास्तविक चीजों से होना चाहिए। तो ये सभी ठीक है, तो आंसर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोल पॉपर की रचना ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज निम्नलिखित में से किस मीमांस है? किसकी मीमांस है? तो ये किसकी मीमांस है? तो सबसे पहले तो ये प्लेटो की होंगी, प्लेटो, हेगल और मार्क्स के होंगे। ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन इस धारणा को स्वीकार करता है कि आत्मा पहल और सक्रिय होने के कारण हमें शिक्षा के माध्यम से उसमें छिपी हुई सर्वोत्तम चीजें प्रदान करती है? तो ये प्लेटो कहते हैं। प्लेटो का हम मानना ही यह था कि आत्मा जो है मनुष्य के अंदर जो सारी चीजें हैं, जो न्याय है वो आंतरिक है, बाहरी नहीं है। आत्मा के तीन गुण बताए गए हैं प्लेटो के द्वारा, जो कि साहस, वासना और विवेक द्वारा इसने प्लेटो ने उसको अलग अलग किया है। नेक्स्ट है, कथन दिए गए हैं दो। प्लेटो के लिए राज्य संबंधों की ऐसी व्यवस्था है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना व्यवसाय व्यवसाय करता है तथा जहाँ राज्य का कार्य ऐसे संबंधों को बनाए रखने का बढ़ावा देने का है, ठीक। इसके अलावा प्लेटो ने जोर देकर कहा कि लोगों को पूर्ण जीवन जीने के में मदद करना सरकार का काम है। अच्छा, तो ये तो हमारा ठीक है, आर भी ठीक है, लेकिन जो इसकी व्याख्या जो है वो सही नहीं है, तो आंसर भी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक के अनुसार प्लेटो द्वारा प्रतिपादित न्याय सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत दोनों ही सद्गुण है, जो राज्य तथा उसके सदस्यों के सर्वोत्तम कल्याण को परिलक्षित करता है? तो किसने कहा ये? तो ये बार्कर, मैक्सी, डगनी और सेबाइन ने कहा है बच्चों कि राज्य जो है
सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत दोनों ही सद्गुण है न्याय की। नेक्स्ट है, प्लेटो का कौन सा ग्रंथ मोनोलॉग शैली में लिखा गया है? तो मोनोलॉग शैली में जो प्लेटो का ग्रंथ है वो लिखा गया है रिपब्लिक। नेक्स्ट है, आधुनिक आदर्शवादी विचारधारा का प्रथम आधार प्लेटो व अरस्तु के लेखों में मिलता है, यह कथन है। यह किसने बोला है? तो ये बार्कर ने बोला है कि जो आधुनिक आदर्शवादी विचारधारा का प्रथम आधार जो है वो प्लेटो और अरस्तु ने लिखा है। अब देखते हैं कुछ प्लेटो के दर्शन शास्त्र से संबंधित क्वेश्चंस। तो पहला है, प्लेटो द्वारा संस्थापित स्कूल का नाम क्या था? ये प्लेटो के निजी हैं जो काफी बार आते हैं, आप लोगों को ये पता होने चाहिए, ये मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो प्लेटो के द्वारा स्थापित स्कूल कौन सा था? तो प्लेटो ने अकादमी की स्थापना की थी। फिर है, प्लेटो के शिक्षक कौन थे? प्लेटो के शिक्षक कौन थे? तो प्लेटो के शिक्षक सुकरात थे। और सुकरात जो है वो स्पार्टा में थे और वहां पर प्लेटो द्वारा जो प्लेटो सुकरात को जो है जहर दे दिया के जहर देकर मार दिया गया था। और प्लेटो के साथ भी ऐसा ही हुआ था, प्लेटो लेकिन वहां से निकल गए थे। फिर है, प्लेटो के फार्मर्स के सिद्धांत का प्राथमिक फोकस क्या है? तो फार्मर्स के सिद्धांत का प्राथमिक फोकस क्या था प्लेटो के? भौतिक दुनिया नहीं, आदर्श और अपरिवर्तनीय अवधारणा ही यह था। आंसर बी राइट हो जाएगा। फिर है, प्लेटो किस संवाद में न्याय की प्रकृति पर चर्चा करते हैं? तो प्लेटो किस संवाद में करते हैं न्याय की प्रकृति पर चर्चा? तो द रिपब्लिक में न्याय के प्रकृति पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है, गुफा का रूपक क्या दर्शाता है? एलोरी ऑफ केव जो गुफा का सिद्धांत है वह क्या दर्शाता है? तो वह अज्ञानता से ज्ञान की यात्रा को दर्शाता है। नेक्स्ट है, प्लेटो के दर्शन में ज्ञान का अंतिम स्रोत क्या है? तो जो प्लेटो का दर्शन है उसमें ज्ञान का अंतिम स्रोत क्या है? उसमें ज्ञान का अंतिम स्रोत फार्मर्स को बताया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्लेटो के संवाद में से एक नहीं है? नहीं है पूछा है। अपोलॉजी है, निकोमेचिन एथिक्स ये नहीं है, ये प्लेटो के संवाद में नहीं है। पेडोर स्पोजिम भी है। नेक्स्ट है, प्लेटो भौतिक दुनिया के बारे में क्या मानते हैं? एक सेकंड बच्चों। प्लेटो भौतिक दुनिया के बारे में क्या मानते हैं? यह एकमात्र वास्तविकता है, यह पूर्ण और अपरिवर्तनीय है, यह फार्मर्स की दुनिया का एक अपूर्ण प्रतिबिंब है। तो प्लेटो मानते हैं यह फार्मर्स की दुनिया का एक अपूर्ण प्रतिबिंब है। एक सेकंड बच्चों, काफी लंबी हो गई क्लास में, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। 1 मिनट आप वेट कीजिए, बस 1 सेकंड। चलिए बच्चों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लेटो के विचार में आदर्श राज्य पर शासन कौन करना चाहिए? तो प्लेटो के विचार में आदर्श राज्य पर शासन किसका था? तो अमीर का नहीं, सैन्य का नहीं, सैन्य वर्ग का काम वो सिर्फ रक्षा करना बताते हैं। तो दार्शनिक का, राजा एक दार्शनिक होना चाहिए। तो सी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लेटो के द रिपब्लिक का मुख्य विषय क्या है? तो प्लेटो का जो रिपब्लिक ग्रंथ है द रिपब्लिक, उसका मुख्य क्या है? प्रेम की प्रकृति नहीं, आदर्श राज्य और न्याय, ये जो प्लेटो की रिपब्लिक है इसका मुख्य विषय है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्लेटो के देवत्ववाद का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो प्लेटो के देवत्ववाद का सबसे अच्छा वर्णन मन और शरीर के बीच विभाजन नहीं, अच्छे और बुरे के बीच विभाजन, आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया के बीच विभाजन। देवत्ववाद का सबसे अच्छा वर्णन होता है आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया के बीच का विभाजन। नेक्स्ट है, प्लेटो के दर्शन में फॉर्म ऑफ द गुड क्या है? तो प्लेटो के दर्शन में फॉर्म ऑफ द गुड क्या है बच्चों? वो है उच्चतम फॉर्म जो सभी अन्य फॉर्म्स को प्रकाशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो ने द रिपब्लिक किस अवधि में लिखा था? तो प्लेटो ने जो रिपब्लिक लिखा था द रिपब्लिक, वो किस टाइम पे लिखा था? तो वो मध्य अवधि में लिखा था। फिर है, निम्नलिखित में से कौन प्लेटो का छात्र था? तो प्लेटो का छात्र पूछा। अब पहले पूछा था प्लेटो किसका छात्र था? प्लेटो सुकरात का छात्र था, लेकिन प्लेटो का छात्र कौन था? अरस्तु। प्लेटो के बाद हम अरस्तु को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।
नेक्स्ट है, प्लेटो के संवाद में द्वंद्वात्मक तर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्लेटो के संवाद में द्वंद्वात्मक का मुख्य उद्देश्य क्या है? दर्शकों का मनोरंजन करना नहीं, एक निश्चित उत्तर पर पहुंचना, दार्शनिक प्रश्नों की खोज करना। प्लेटो एक दार्शनिक था, तो आपको जहां भी क्वेश्चन में दार्शनिक दिखे और कुछ ना हो तो आप वो आंसर भी चुने। आप क्वेश्चन से आंसर को करेक्ट करना सीखिए। देखिए, प्लेटो अपने प्रारंभिक संवादों में सदाचार के बारे में क्या तर्क देते थे? तो क्या तर्क देते थे? सदाचार जन्मजात और सिखाया नहीं जा सकता। प्लेटो ने ऐसी कोई भी बात बोली कि जो सिखाई नहीं जा सकती हो और शिक्षा को बढ़ावा देता, तो उसमें सिखाने की बात करेगा। तो इसमें सिखाने का कहाँ लिखा हुआ है? सदाचार सिखाया और सीखा जा सकता है, तो ये राइट होगी। तो ऐसे आपको आंसर को करेक्ट करना है कि जिस भी हम पढ़ रहे हैं, जिस भी थिंकर को, उसने क्या थ्योरी दी है, कैसा उसकी सोच थी, वो क्या चाहता था, उसके आधार पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्लेटो के दर्शन के एक प्रमुख अवधारणा है? तो प्लेटो के दर्शन की जो एक प्रमुख अवधारणा वो क्या है? अनुभववाद, भौतिकवाद, आदर्शवाद और शून्यवाद। तो आदर्शवाद जो एक अवधारणा है प्रमुख। नेक्स्ट है, प्लेटो के दर्शन में अभिजात रेखा क्या है? तो प्लेटो के दर्शन में अभिजात रेखा क्या है? श्रम के विभाजन के लिए एक रूपकता नहीं, ज्ञान के विभिन्न सत्रों को प्रतिनिधित्व करना। इस स्टेप बाय स्टेप जो है 3 कैटेगरी में उसने डिवाइड किया था। तो ज्ञान के विभिन्न सत्रों का प्रतिनिधित्व करना। नेक्स्ट है, प्लेटो के विचारों में शिक्षा की भूमिका क्या है? तो शिक्षा को क्या मानता है प्लेटो? शिक्षा को सब कुछ मानता है प्लेटो। तो शिक्षा की भूमिका क्या है? व्यक्तियों को काम के लिए तैयार करना नहीं, अधिकारों के अधिकारियों के प्रति आज्ञाकारिता की प्रेषित करना नहीं, अधिकारियों के प्रति नहीं, व्यक्ति को फॉर्म्स की समझ और की ओर ले जाना। ये ठीक है, आंसर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के फेडो का मुख्य विषय क्या है? तो प्लेटो की जो बुक फेडो है उसका मुख्य विषय क्या है? उसका है आत्मा की अमरता। मुख्य विषय फेडो का, फेडो आंतरिक उससे रिलेटेड थी बच्चों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्लेटो के लोकतंत्र के बारे में उनके विचारों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो प्लेटो के लोकतंत्र के बारे में सबसे अच्छे वर्णन कौन करता है उनका? तो यह अराजकता और अत्याचार की ओर ले जाता है। नेक्स्ट है, प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा क्या है? तो प्लेटो के अनुसार एक दार्शनिक राजा क्या है? यह एक शासक जो बुद्धिमान और जानकार है। अमीर तो होगा नहीं होगा, अमीर तो उत्पादक वर्ग होगा, क्योंकि इसको पैसे रखने की इजाजत छूट ही नहीं देता प्लेटो राजा को। एक शासक जो लोगों द्वारा चुना जाता है, नहीं, ये लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं करता। एक शासक जो सैन्य नेता होता है, नहीं, सेना का अलग सेनाधिकारी बनाया उसने। तो एक शासक जो बुद्धिमान और जानकार है। फिर है, प्लेटो किस संवाद में प्रेम की अवधारणा पर चर्चा करते हैं? तो प्लेटो जो प्रेम की चर्चा है किस अवधारणा पर करते हैं? तो वो फेडरस में करते हैं। नेक्स्ट है, प्लेटो के दर्शन में फॉर्म्स ऑफ ब्यूटी का क्या महत्व है? तो फॉर्म्स ऑफ ब्यूटी का क्या महत्व बताते हैं? तो बताते हैं यह शारीरिक आकर्षण का प्रतिनिधित्व करता नहीं, यह आदर्श का प्रतिबिंब है। जो फॉर्म्स ऑफ ब्यूटी है आदर्शों का प्रतिबिंब है। नेक्स्ट है, प्लेटो वास्तविकता की प्रकृति के बारे में क्या तर्क देते हैं? तो वास्तविकता की प्रकृति के बारे में प्लेटो क्या तर्क देते हैं? वास्तविकता पूरी तरह से संवेदी अनुभव पर आधारित होती है। वास्तविकता भौतिक और आदर्श रूपों का संयोजन होती है। ये ठीक है, भौतिक और आदर्श रूप दोनों का संयोजन होती है वास्तविकता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्लेटो के प्रारंभिक संवादों के एक विशेषता है? तो प्रारंभिक संवादों की विशेषता कौन सी है प्लेटो के? वे सुकराती प्रश्न के मध्य से नैतिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह प्रारंभिक संवादों की विशेषता है उसकी। नेक्स्ट है, प्लेटो के द रिपब्लिक में एर आ का मिथ क्या है? एर का मिथक क्या है? तो एर का मिथक क्या बोला है? दुनिया के निर्माण के बारे में कहानी नहीं, आत्मा की यात्रा और उसके बाद जीवन के बारे में कथा। ये बोला गया है प्लेटो में। एरा का मिथक, एरा एक एरा जो एक। नेक्स्ट है, प्लेटो ज्ञान और सदाचार के बीच
संबंध के बारे में क्या मानते हैं? तो ज्ञान और सदाचार के बीच प्लेटो क्या मानते हैं? ज्ञान सदाचार की ओर ले जाता है। आंसर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लेटो के अलंकार ऑफ द केव यानी एलोरी ऑफ केव, गुफा के सिद्धांत, कैदी दीवार पर क्या देखता है? उसमें क्या देखता है, क्या बताया गया है? तो उसमें जो वो है दीवार की तरफ क्या देखता है? वो छाया देखता है, शैडो देखता है। नेक्स्ट है, प्लेटो के अनुसार ज्ञान का उच्चतम रूप क्या है? तो ज्ञान का सबसे उच्चतम रूप क्या माना है प्लेटो ने? धारणा, राय, तर्क। तर्क मानता है प्लेटो ज्ञान के उच्चतम रूप को। कौन सा संवाद न्याय और आदर्श राज्य की प्रकृति को संबोधित करता है? तो कौन सा संवाद है जो न्याय और आदर्श राज्य की प्रकृति को संबोधित करता है? तो द रिपब्लिक जो है न्याय और आदर्श राज्य की प्रकृति को संबोधित करते हैं। फिर है, प्लेटो का मानना था कि आत्मा के तीन भाग हैं, वे क्या हैं? तो आत्मा के तीन भाग प्लेटो ने कौन कौन से माने हैं? तर्क, आत्मा और इच्छा। नेक्स्ट है, प्लेटो के अपोलॉजी में मुख्य वार्ताकार कौन है? तो अपोलॉजी में जो मुख्य वार्ताकार है प्लेटो के, वो सुकरात है। और अपोलॉजी में ही इन्होंने सुकरात के बारे में भी जिक्र किया है। प्लेटो के अनुसार अंतिम वास्तविकता क्या है? तो अंतिम वास्तविकता प्लेटो के अनुसार क्या मानता है प्लेटो? विचार या रूप। नेक्स्ट है, कौन सा संवाद प्रेम और इच्छा की प्रकृति की खोज करता है? तो प्रेम और इच्छा की प्रकृति की खोज जो है वो कौन सा संवाद करता है? तो वो सिम्पोजियम करता है, सिंपोजियम। नेक्स्ट है, प्लेटो का भौतिक दुनिया की प्रकृति के बारे में क्या मानना है? जो भौतिक दुनिया है उसके बारे में प्लेटो क्या कहता है? तो ये कहता है कि प्लेटो यह बार बार लगातार बदलती रहती है, शाश्वत नहीं है, यह बार बार बदलती रहती है, जो बाहरी दुनिया है। फिर है, प्लेटो के सिद्धांत, शिक्षा सिद्धांत में वह औपचारिक शिक्षा के किस आयु की सिफारिश करता है? तो प्लेटो जो 3 स्टेप देता है, तो औपचारिक शिक्षा के लिए वह 15 से 20 वर्ष की आयु की सिफारिश करता है। नेक्स्ट है, किस दार्शनिक ने प्लेटो के रूपों के सिद्धांत की आलोचना की और भौतिक दुनिया को अंतिम वास्तविकता के रूप में माना है? तो किस विचारक ने माना है? तो वो अरस्तु ने माना है। आप कल पढ़ना कि अरस्तु प्लेटो का शिष्य होते हुए भी उससे बिल्कुल विपरीत था उसके विचारों से। जहाँ पर प्लेटो जो काल्पनिक राज्य की, एक आदर्श राज्य की बात करता है, वहाँ पे अरस्तु जो है एक रियल स्टेट की बात करता है, एक प्रेजेंट स्टेट की बात करता है। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा का उद्देश्य क्या होता है? धन जमा करना तो नहीं होता राजा का उद्देश्य, प्लेटो मना करता है उसको संपत्ति से। सुख की तलाश करना भी सारी चीजों को मना करता है कि भी शादी नहीं करेगा, प्रेम वगैरह नहीं करेगा, जमीन खरीदेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा। शक्ति का पीछा करना नहीं, इससे के लिए मना करता है प्लेटो की। उसके लिए सैनिक वर्ग है, आप किसी चीज के पीछे भागोगे नहीं। ज्ञान और न्याय का पीछा करना, यह है एक राजा की विशेषता होता है कि वह बुद्धिमान होना चाहिए राजा एक। नेक्स्ट है, प्लेटो के द सिंपोजियम में मुख्य पात्र कौन है? तो प्लेटो के दो सिंपोजियम में सुकरात। प्लेटो के जितना भी वर्क है उसमें मेनली सुकरात ही उसका मेन कैरेक्टर रहा है। उसने अपने गुरु के ऊपर ही, गुरु के साथ जो हुआ, उसके जो विचार थे उन्हीं से रिलेटेड ही सारे अपने जो है राइट वर्क किया है। प्लेटो के द थिएटस थिएटेटस में वह क्या खोजते हैं? तो क्या खोजते हैं द थिएटेटस में? तो वह ज्ञान मीमांसा खोजते हैं। नेक्स्ट है, प्लेटो के किस संवाद में सुकरात के मुकदमे और मृत्यु को दर्शाया गया है? जो उसका विष देने वाला जो समय था, जब उसको विष दिया गया और उसको दिखाया गया था क्रीटो में। द अपोलॉजी में भी उसने सुकरात के ऊपर जो मुकदमा चला उसके ऊपर काफी बताया गया है। लेकिन जो मृत्यु को दर्शाया गया, जब उसको जहर दिया गया और वहां पे, तो वो दो क्रीटो में उसने उसको वर्णन किया है। फिर है, प्लेटो के द रिपब्लिक में लोकतंत्र के बारे में क्या विचार है?
तो प्लेटो के द रिपब्लिक में लोकतंत्र के बारे में विचार है, वह इसका विरोध करता है लोकतंत्र का। वो लोकतंत्र चाहता ही नहीं कि लोग चुने। उसका मानना था कि लोगों को इतना नॉलेज हो तो नहीं है कि वो क्या चुने, तो वो एक स्टेज रखता है कि जो राजा है वह टेस्ट क्लियर करे, उसको नॉलेज हो। फिर है प्लेटो के अनुसार ज्ञान का स्रोत क्या है। तो प्लेटो के अनुसार ज्ञान का स्रोत जो है तर्क है, और वह ज्ञान की उच्चतम स्टेज को भी तर्क ही मानता है, कि जिसको तर्कशीलता को ही ज्ञान मानता है। प्लेटो के द रिपब्लिक में माइमेसिस का क्या अर्थ है। तो माइमेसिस का क्या अर्थ है बच्चों, अनुकरण का या प्रतिनिधित्व करना। नेक्स्ट है प्लेटो के फेडो में मुख्य विषय क्या है। तो फेडो में मुख्य विषय है आत्मा की अमरता। मैंने बताया था फेडो आपको इंटरनल स्पिरिचुअलिटी से है। फिर है प्लेटो के अनुसार शरीर और आत्मा के बीच क्या संबंध है। तो शरीर और आत्मा के बीच क्या संबंध है, वे अलग अलग है, वे अलग और अलग है। नेक्स्ट है किस दार्शनिक के विचार प्लेटो के रूपों के सिद्धांत के साथ विपरीत है। ये विपरीत पूछा है, तो विपरीत अरस्तु के। फिर है प्लेटो के द रिपब्लिक में रिंग ऑफ गोइगस का क्या प्रतिनिधित्व है। तो रिंग ऑफ गाइगस का प्रतिनिधित्व क्या है, अदृश्यता का रूपक। फिर है प्लेटो के टिमेस में क्या चर्चा की गई है। तो टिमेस में क्या चर्चा करता है प्लेटो, न्याय की, प्रेम की, ब्रह्मांड विभाजन या अलंकार शास्त्र। तो वो करता है ब्रह्मांड विभाजन की। आंसर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस दार्शनिक ने प्लेटो के विचारों को से प्रभावित होकर दार्शनिक रानियों की अवधारणा का विकास किया था। तो किसने किया बच्चों, तो ये किया था मेरी वॉल्सनक्राफ्ट ने। ये भी एक फेमिनिस्ट है। फिर है प्लेटो के अनुसार समाज में दार्शनिक की भूमिका क्या है। जो समाज में दार्शनिक की भूमिका है वह क्या है, तो धन जमा करना। तो प्लेटो धन की तो कहता ही नहीं है दार्शनिक को। शक्ति का पीछा करना, राज्य का नेतृत्व करना, मार्गदर्शन और ज्ञान प्रदान करना। तो वह दार्शनिक को मानता है कि वो मार्गदर्शन करे और ज्ञान को प्रदान करे। नेक्स्ट है प्लेटो के अनुसार इनामेनिसिस का क्या अर्थ है। तो इनामेनिसिस का अर्थ है प्लेटो के अनुसार क्या बोलता है बच्चों, इसमें स्मृति और पुनः स्मरण करना, भूलने की बीमारी नहीं है। नेक्स्ट है प्लेटो के द रिपब्लिक में जहाज और कप्तान का रूपक क्या दर्शाया गया। जहाज और कप्तान प्लेटो रिपब्लिक में किस को करता है, तो ये करता है नेतृत्व के महत्व को। नेक्स्ट है किस दार्शनिक ने प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना की और एक अधिक यथार्थवादी राजनीतिक प्रणाली की वकालत की। तो यह की थी अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटो के द थिएटिस का मुख्य विषय क्या था। तो द थिएटिस का मुख्य विषय क्या है, तो वह है ज्ञान। नेक्स्ट है प्लेटो के अनुसार दार्शनिक की शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो दार्शनिक की शिक्षा का उद्देश्य है शक्ति प्राप्त करना नहीं, सुख की तलाश नहीं, सद्गुण और ज्ञान को प्राप्त करना। नेक्स्ट है किस संवाद में दार्शनिक राजा की अवधारणा का विकास किया गया है। तो दार्शनिक राजा की अवधारणा का विकास जो है किस संवाद में किया गया, वो द रिपब्लिक में किया गया है। नेक्स्ट है प्लेटो के गॉर्जियस के मुख्य विषय क्या है। तो गॉर्जियस का मुख्य विषय क्या है बच्चों, न्याय की प्रकृति। यानी कि गॉर्जियस देख के आप सौंदर्य की प्रकृति की तरफ भागो। प्लेटो न्याय की बात करता है। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक का क्या अर्थ है। तो दार्शनिक का अर्थ क्या है प्लेटो के अनुसार, ज्ञान का प्रेमी। प्लेटो सिर्फ ज्ञान की बात करता है। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य
में गार्डियंस की भूमिका क्या है? तो गार्डियंस की भूमिका जो है, आदर्श राज्य में राज्य का शासन करना होता है। नेक्स्ट है, किस संवाद में ज्ञान और विश्वास की प्रकृति की खोज की गई है? तो ज्ञान और विश्वास की खोज जो है वो द थिएटर्स में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार सोफिस्ट का क्या अर्थ है? तो सोफिस्ट का क्या अर्थ है प्लेटो के अनुसार? एक धोखेबाज या झूठा शिक्षक, जो वो सोफिस्ट को मानता है। फिर है, प्लेटो के अनुसार नैतिक ज्ञान का स्रोत क्या है? तो प्लेटो के अनुसार नैतिक ज्ञान जो है वो तर्क है। नेक्स्ट है, प्लेटो के लॉज में मुख्य विषय क्या है? तो लॉज में मुख्य विषय है जो वो राजनीति है। नेक्स्ट है, किस दार्शनिक ने प्लेटो के रूपों के सिद्धांत की आलोचना की और इसे बहुत अमूर्त और भौतिक दुनिया से अलग माना है? तो वो अरस्तू है। नेक्स्ट है, प्लेटो के अपोलॉजी का मुख्य विषय क्या है? तो अपोलॉजी में वो क्या करता है? तो अपोलॉजी में वो सुकरात का मुकदमा और बचाव पर बात करता है। फिर है, प्लेटो के अनुसार कला और साहित्य का उद्देश्य क्या है? तो कला और साहित्य का क्या उद्देश्य बताता है प्लेटो? मनोरंजन करना नहीं। ये कला और साहित्य को क्यों जोड़ता है कि स्टार्टिंग में कला को क्यों जोड़ता है अपने विषय में? तो इस शिक्षा और आत्मा को ऊपर उठाने के लिए। आंसर बी जो है राइट हो जाएगा। फिर है, प्लेटो के अनुसार ज्ञान और सद्गुण के बीच क्या संबंध है? तो प्लेटो के अनुसार ज्ञान और सद्गुण के बीच संबंध जो है, ज्ञान सद्गुण की ओर ले जाता है। ज्ञान जो है वो सद्गुण की ओर ले जाता है मनुष्य को। आंसर ए राइट हो जाएगा। फिर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य में दार्शनिक की भूमिका क्या है? तो दार्शनिक क्या करता है? ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के सिंपोजियम में प्रेम की प्रकृति क्या है? तो सिंपोजियम में जो प्रेम की प्रकृति है वो इरोस है। आंसर सी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लेटो के अनुसार दार्शनिक के द्वंद्वात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? तो दार्शनिक के द्वंद्वात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है बच्चों? तो यह है सत्य और ज्ञान की खोज करना एक दार्शनिक का। नेक्स्ट है, प्लेटो के अनुसार कैलिपोलिस का क्या अर्थ है? तो प्लेटो के अनुसार कैलिपोलिस का अर्थ है आदर्श शहर, क्योंकि लोकतंत्र के तो खिलाफ था, सुंदरता को कोई वो नहीं, न्यायपूर्ण शहर भी ठीक है लेकिन एक आदर्श राज्य की कल्पना करता है। फिर है, प्लेटो के अनुसार ज्ञान और राय के बीच क्या संबंध है? तो ज्ञान और राय जो है, तो प्लेटो मानता है कि ज्ञान राय से श्रेष्ठ होता है। अब राय तो किसी को भी कुछ देते हो लेकिन आपको उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। फिर है, प्लेटो के अनुसार दार्शनिक की शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो दार्शनिक की शिक्षा जो है वो सद्गुण और ज्ञान प्राप्त करना है। नेक्स्ट है, प्लेटो के फेडर्स में मुख्य विषय क्या है? तो फेडर्स में जो है मुख्य विषय क्या है? फेडर्स में मुख्य विषय है बच्चों प्रेम। आंसर ये हमारा राइट हो जाएगा, प्रेम। नेक्स्ट है, प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य में महिलाओं की क्या भूमिका है? तो महिलाओं को समानता का राव देता है कि समान अधिकार देता है। ये नहीं है कि महिलाओं को वो अलग से ये बोलता है कि नहीं भाई, महिलाओं को प्रतिबंधित करता है किसी चीज के लिए, तो समान अधिकार देता है। तो महिला को शिक्षा और शासन में भाग लेने का भूमिका है। नेक्स्ट है, प्लेटो के गॉर्जियस में सुकरात का विरोधी कौन है? तो प्लेटो के गॉर्जियस में सुकरात का विरोधी गोर्जियस और पोलस है। नेक्स्ट है, प्लेटो के अनुसार दार्शनिक की नवदात्मक विधि का उद्देश्य क्या है? तो दार्शनिक की नवदात्मक क्या है? सत्य और ज्ञान की खोज करना। नेक्स्ट है, प्लेटो की रिपब्लिक में गुफा का रूपक क्या दर्शाता है? तो गुफा का रूपक जो है वो क्या दर्शाता है?
वह वास्तविकता की प्रकृति दर्शाता है। नेक्स्ट है, प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य में शिक्षा क्या क्या काम करती है बच्चों? तो वह सद्गुण प्राप्त करती है। बच्चों, जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। कंपटीशन बढ़ेगा नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि कंपटीशन कितना। आप एमसीक्यूज की डेली प्रैक्टिस कीजिए और पहले चैनल को सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के सिम्पोजियम में डायोटिमा की भूमिका क्या है? तो डायोटिमा की भूमिका क्या है? तो वो है सुकरात की शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार दार्शनिक की आत्मा की प्रकृति क्या है? तो प्लेटो के अनुसार दार्शनिक की आत्मा की प्रकृति है त्रिपक्षीय। नेक्स्ट है, प्लेटो के फेडो में आत्मा की अमरता की तर्क क्या है? आत्मा की अमरता की तर्क क्या देता है प्लेटो फेडो में? आत्मा की अविश्व विनाशिता, की आत्मा कभी मरती नहीं है, अमर है वह। नेक्स्ट है, प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य में न्याय की प्रकृति क्या है? तो प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की क्या है? सार्वभौमिक सिद्धांत है प्रकृति, सार्वभौमिक है, सब पर लागू। नेक्स्ट है, प्लेटो के रिपब्लिक में फिलोसफर किंग की भूमिका क्या है? तो फिलोसफर किंग की भूमिका क्या होती है बच्चों? तो राज्य का शासक। फिर है, प्लेटो के अनुसार दार्शनिक की शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो प्लेटो की दार्शनिक की जो शिक्षा है उसका उद्देश्य क्या है? सद्गुण का और ज्ञान को प्राप्त करना। फिर है, प्लेटो के सिंपोजियम में प्रेम की प्रकृति क्या है? प्लेटो के सिंपोजियम में प्रेम की प्रवृत्ति है इरोस। नेक्स्ट है, प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य में महिलाओं की भूमिका क्या है? तो प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य में महिलाओं की भूमिका है शिक्षा और शासन में भाग लेना। यहाँ पे बच्चों हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं, लेकिन हम जो प्लेटो के बारे में कुछ और आपको बता देता हूँ मैं, अगर थोड़ा बहुत क्वेश्चन में रह गया जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद कवर ना हो पाया हो। तो प्लेटो की जो एक तो सबसे पहले नवोदात्मक पद्धति में है सारी चीज़ें, और प्लेटो ने एक स्कूल की स्थापना की थी जो आपने पढ़ा होगा, एकेडमी की स्थापना की थी प्लेटो ने, शिक्षण संस्थान। तो इसमें प्रवेश करने के लिए जो है सबसे ज़रूरी था कि आपको मैथ आना चाहिए। एक क्वेश्चन भी आया था ऊपर, लेकिन उसमें मैथ और रीजनिंग दोनों बोला गया था, तो मैथ आपको ज़रूरी था। फिर क्या है, प्लेटो एक जो प्लेटो का मेन था कि जो प्लेटो सुकरात के शिष्य थे, लेकिन जो सुकरात के इस विचार पर ज़्यादा वो प्रभावित थे कि सद्गुण ही ज्ञान है। एक बार आ जाता है ये क्वेश्चन कई बार कि प्लेटो सुकरात के किस कथन पर सबसे ज़्यादा प्रभावित थे, तो वो था कि सद्गुण ही ज्ञान है। नेक्स्ट है, हम देखते हैं कि दो प्रकार के जो है वर्ल्ड को डिवाइड करता है प्लेटो, विचारों की दुनिया और भौतिक व वास्तविकता की दुनिया। और प्लेटो जो है ग्रीक यूनानी के विचारक थे। कहाँ से थे? ग्रीक यूनानी। और प्लेटो के अनुसार जो है व्यक्ति की पहचान कैसे है कि क्या हो, वह तीन आत्मा आत्मा के ही व्यक्ति की पहचान, आत्मा को ही व्यक्ति की पहचान मानता है, आत्मा को ही व्यक्ति की पहचान मानता है। और इसे तीन चीजों में डिवाइड करता है। सबसे पहले विवेक, साहस और तृष्णा, इन तीन चीजों में डिवाइड करता है वो। और विवेक से वो करता है शासक वर्ग को, और साहस से सैनिक को, और तृष्णा से उत्पादक वर्ग को। इन तीन चीजों से वो तीन भागों में राज्य को डिवाइड करता है, इन मनुष्य के तीन गुणों से। फिर जो उसकी क्या थी शिक्षा के चरण थे, वो तीन चरणों में थी।
तो उसमें प्राथमिक शिक्षा जो देते थे वो फर्स्ट जो थी फर्स्ट थी वो 10 से 20 ईयर्स की बीच में होती थी। इसमें जो संगीत, व्यायाम की शिक्षा आदि देते थे। सेकंड जो थी सेकंड स्टेज जो थी वो 20 से 30 थी। इसमें वे गणित, ज्योतिष तथा जो भी ज्योमेट्री वगैरह थी सिखाते थे। फिर थर्ड थी जो 30 से 35 थी। जो थर्ड को कवर कर लेता था उसके बाद उसको 35 वर्ष के बाद 15 साल के लिए 15 वर्ष के लिए अलग से प्रशिक्षण दिया जाता था राजा बनने के लिए। 15 साल के लिए अलग से, तो 50 साल का व्यक्ति जो है राजा बनता था प्लेटो के सिद्धांत में, राज्य के सिद्धांत, आदर्श राज्य के सिद्धांत में। और जो उसमें नहीं करता था वो 35 वर्ष की उसमें वो सिपाही बनता था। और प्लेटो के बारे में आपको, जो प्लेटो की आलोचना पॉल पॉपर ने सबसे ज्यादा की है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में। फिर मैक्सी ने की है, हन्ना अरेंट ने की है, जो फांसीवाद का दार्शनिक प्रेरक कहा जाता है जिन्हें। फिर प्लेटो के अनुसार जो विवेक व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण गुण है बताया गया है उसने। और लेकिन जबकि फांसीवादी कहते हैं कि व्यक्ति भावुक प्राणी होते हैं। प्लेटो ने महिलाओं को भी समान अधिकार दिया, जबकि फांसीवादी जो है महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन मानते हैं। प्लेटो के विचार तो उग्र राष्ट्रीयता के बिल्कुल नहीं थे, बल्कि फांसीवादी उग्र राष्ट्रीय थे जो दूरसमझ थे। फिर आप लास्ट में कह सकते हो कि फांसीवाद और प्लेटो में दोनों बहुत अलग डिफरेंट थे, कोनों में कोई भी समानता नहीं थी, एक दूसरे से ज्यादा समान नहीं थे। और प्लेटो जो शासन प्रणाली मानता था ना, वो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को सबसे भ्रष्ट शासन प्रणाली मानता था। लोकतंत्र को जो है लोकतंत्र के विरोध में था वो, भ्रष्ट मानता था इसे, लोकतंत्र को भ्रष्ट मानता था। और उसके अनुसार जो है राजतंत्रीय शासन प्रणाली सबसे सच्ची थी, कि भाई एक राजा होगा, वो शासन करेगा, और लोग राजा नहीं चुनेंगे क्योंकि लोगों को उस चीज की नॉलेज नहीं है। तो वह राजतंत्रीय शासन प्रणाली मानता था, राजतंत्रीय शासन प्रणाली को फॉलो करता था। फिर के जो है प्लेटो जो है शासन को एक कला मानता था कि जो सीखी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि भाई अच्छा राजा जो बनेगा वो पैदा ही अच्छा होगा, नहीं, वो सीखी जा सकती है, एक कला मानता था, शासन को एक कला मानता था। प्लेटो जो है वो न्याय को नैतिकता से प्रचलित करता था, जबकि आधुनिक न्याय विधि द्वारा प्रचलित है। उसके बाद आप देखें उसकी जो कुछ बुक्स हैं या और है, प्लेटो एक ये भी था कि राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं करता था प्लेटो, कि राज्य और समाज में प्लेटो द्वारा कोई अंतर नहीं किया जाता था, राज्य और समाज में। तो प्लेटो का जो वर्क डिवाइड वाला रूल था, कि उसका मानना था कि जो आत्मा है, यानी जो प्रत्येक वर्ग है वो अपनी आत्मा के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। कि ये नहीं है कि भाई जो कोई धोबी, मोची या नाई राजा नहीं हो सकता। प्लेटो के अनुसार वो जिसका जो काम है वो वही काम करेगा, राजा है तो राजा ही काम करेगा। और एक बात थी प्लेटो, चलो कुछ बुक्स का बताता हूँ मैं आपको। द रिपब्लिक में जो है आदर्श राज्य की व्याख्या करता है प्लेटो। उसके अनुसार ही राज्य का निर्माण ओक के पेड़ों से नहीं होता, बल्कि व्यक्तियों के चरित्र से होता है, ये हमने पढ़ा भी था। और राज्य को जो है कि प्राकृतिक संस्था मानता है प्लेटो। ये क्वेश्चन भी आता है कि राज्य को कैसा मानता है, तो प्राकृतिक संस्था मानता है प्लेटो राज्य को। और यह कहता है कि ये स्वाभाविक संस्था है। प्लेटो जो है
वह एक दार्शनिक राजा द्वारा शासित होता है जो कि वास्तविकता को देखता है। और प्लेटो की जो शासन प्रणाली है वो विवेकशील अध्ययनिकवाद कहलाती है। प्लेटो का मानना यह था कि जो न्याय है ना वो इंटरनल है। ये नहीं है कि आप स्वार्थ किसी लोभ में काम करोगे और उसको न्याय होगा। नहीं, न्याय को वो मानता है कि अमूल्यवादी धारणा है कि अपने शक्तिशाली व्यक्ति का हित ही न्याय है। यानी कि जो आप अंदर से सोचोगे, अंदर से काम करोगे, अपने लिए करोगे, वही न्याय है। जबकि प्लेटो है ना समाज को, पूरे समाज को लेके चलता है। किसी व्यक्ति विशेष वर्ग को नहीं मानता वो कि हाँ सिर्फ अमीर ही, या वो नहीं, वो गरीब को भी समान अधिकार देता है। आप इसमें देखेंगे कि प्लेटो ने जो है ये माना है कि न्याय जो है बाहरी है। प्लेटो तो मानता है कि न्याय इंटरनल है। और प्लेटो जो शिक्षा का निर्माण करता है, न्याय को बताता है, तो वो न्याय को दो तरह से डिफाइन करता है। एक तो व्यक्तिगत, एक सामाजिक। व्यक्तिगत तौर पे करता है कि आत्मा के तीन गुण बताता है वो, जो कि साहस, वासना और विवेक। जबकि सामाजिक पर समाज के तीन वर्गों द्वारा बताता है वो उसको कि अपने कर्तव्यों का निष्पादन करते हैं, दूसरों के कार्यों का हस्तक्षेप न करना। इसका प्लेटो ये कहता है कि क्वेश्चन भी आया था लास्ट में कि प्लेटो किस चीज का समर्थन करता है कि दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करना नहीं, प्लेटो नहीं करता। प्लेटो कहता है कि आपको जिस काम के लिए आपको लगा दिया है आप सिर्फ वही काम कीजिए। आप उतनी ही जिस पद पे, जिस पोस्ट पे लगे हैं, आप वही कार्य कीजिए, वही काफी अच्छा होगा। और प्लेटो के रिपब्लिक में भी बताया गया है कि सरकार जो है, सरकार के अलग अलग रूप बताए गए हैं। जैसे कि अभिजात तंत्र, फिर सैनिक तंत्र, फिर धनिक, फिर प्रजातंत्र, और फिर निरंकुश तंत्र। तो ये जो है अलग अलग पांच गुणों में इसको बताया गया है। प्लेटो का जो गुफा का सिद्धांत था उसमें बताया गया था प्लेटो द्वारा कि जो भी व्यक्ति गुफा में रहता है वह आग के प्रकाश को ही वास्तविक मान लीजिए, उसने आग जला ली और वह उसको ही वास्तविक मानता है कि हाँ इतनी ही लाइट होती है, उसको मानता है। जबकि वास्तविकता में सूर्य का जो प्रकाश होता है वही प्रकाश है। इन्हीं चीजों के चलते प्लेटो जो समझाना चाहता है कि भाई जो परंपरा, प्रथा और विधि चली हुई है वो सभी अज्ञान है। तो मान लीजिए जैसे जो पहले लोग गुफाओं में रहते थे, उन्हें जब आग का आविष्कार हुआ तो उनके लिए रोशनी यही थी कि भाई जो आग नहीं जली, जो पहले सूरज जलता था उसको रोशनी ही मानते थे। वो ये मानते थे बल्कि जो, लेकिन जो ओरिजिनल रोशनी जो है वो सूर्य की है। तो यही का प्लेटो का जो सिद्धांत था, गुफा का सिद्धांत था, एलोरी ऑफ केव था, कि वो यही था कि जो अज्ञानताएं, जो पहले से विधि, जो परंपराएं चलती आ रही हैं कि हाँ यही होता है, ऐसे होता है, वो चीजें नहीं है। रियलिटी कुछ और है। वो तर्क के ऊपर बात करता है, वो तर्क संगत बात करता है, वो न्याय को ही तर्क मानता है। तर्क है किसी चीज को आप, अगर आप उसका प्रूफ दे सकते हैं, उसका रिटर्न में या कुछ दिखा सकते हैं, तो ही वो उस चीज को मानता है। और प्लेटो जो है शिक्षा पर ज्यादा बल देता है दंड की बजाय। और प्लेटो जो है ज्ञान की तरफ ज्यादा वो करता है कि ज्ञान प्राप्त करे मनुष्य, और एक तर्क संगत ज्ञान प्राप्त करे। और एक शासक भी वही है जो अपने ज्ञान से लोगों का मार्गदर्शन करे और ज्ञान की ही खोज में लगा रहे। ये नहीं कि उसे बल या धन की आवश्यकता है या परिवारवाद नहीं। राजा का काम सिर्फ वो इतना देता है कि वो एक ज्ञानी मनुष्य हो और ज्ञान का ही बात करे और ज्ञान के द्वारा ही मार्गदर्शन करे। साहस के लिए तो वो सैनिक वर्ग को वो करता है, और उत्पादक वर्ग को रखता है वह धन अर्जित करने के लिए, कमाने के लिए, या चीजों को इकट्ठा करने के लिए।
तो ये था आज प्लेटो के बारे में बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम अरस्तू के बारे में करेंगे। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। फिर भी आपको प्लेटो से कोई क्वेश्चन है कुछ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। जहाँ तक होगा हम उसको ढूंढेंगे आपके लिए, आपको मदद करेंगे। और आप सभी हम चाहेंगे कि जून का नेट JRF आप सभी का क्लियर हो। थैंक यू। आज के लिए इतना।